हेलो दोस्तों, मैं निशांत पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एकेडमिक सक्सेस विथ निशांत में। और आज हम लोग देखेंगे लूसेंट का प्राचीन इतिहास, और इसमें मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स भी शेयर करूंगा और अपनी भाषाओं में मैं आपको इसके सामने, सभी लोगों के सामने सहजता से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास अध्ययन में जो है 4 प्रमुख स्त्रोतें थी, और उसमें है सबसे प्रथम जो है वो है धर्म ग्रंथ, और दूसरा जो है वो है ऐतिहासिक, और तीसरा विदेशियों का विवरण, और चतुर्थ जो है वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इस आधार पे अगर आप देखें कि प्राचीन भारत को जैसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में इसको बांटा गया है, और इसके संकलनकर्ता जो हैं वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास को माना जाता है। और इन्होंने ऋग्वेद की जो पहली रचना हुई है श्रृंखला के हिसाब से, क्रम के अनुसार, उसमें इसके 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और वाल्खील्य पाठ के अनुरूप के साथ इसमें 11 सूक्त हैं कुल मिलाकर। और ये प्रमुख है कि 10,462 ऋचाएँ हैं, और इस वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। और राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है हमें। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 3रे मंडल में जो है वो सूर्य देवता का, जो सावित्री जो देवी हैं, जो बच्चों का कल्याण करती हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। सूर्य का ही ये मातृत्व, या अर्थात स्त्रीलिंग नाम आप कह सकते हैं, सावित्री है। और इसका ऋग्वेद में वर्णन है, और इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई। और 9वें मंडल में जो है वो देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुष्वर्ण समाज अर्थात 4 वर्ण समाज की रचना का वर्णन जो है वो 10वें मंडल में की गई है। और इसमें सब लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है वो आपके 4 प्रमुख अंग हैं समाज के। और ये इन्हें कहा जाता है कि ब्रह्मा के जो है मुख, भुजाओं, जंघा और चर्मों से उत्पन्न हुए। धर्मसूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। तो धर्मसूत्र एक किताब है जिसमें इन सभी जातियों के अलग अलग कार्यों के बारे में चर्चा की जाती है। और काफ़ी विवाद का विषय भी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है ब्रह्मा के मुख से हैं, और जो निचले वर्ग की जातियां हैं वो अपने अधिकार के लिए प्राचीन समय से ही संघर्षरत रही हैं। तो इसके बारे में यही दूसरी एक व्याख्या ये भी है कि ये जो समाज का वर्गीकरण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो है कर्म के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। और शुरुआत के समय में कट्टरता अवश्य थी, परंतु बाद के समय में कुछ किताबों में ये इस बात का वर्णन है कि जो भी आदमी ज्ञान प्राप्त करता है और उसे वो ब्राह्मण की श्रेणी में होगा, चाहे वो शूद्र ही के घर ही क्यों न उत्पन्न हो। इस प्रकार की व्यवस्था जो है, इस प्रकार की जो उदार व्यवस्था है, उदारवादी व्यवस्था, वो काफ़ी लेट से आई। और ये उत्तर वैदिक काल समय में ही जो है गौतम बुद्ध के बाद ही ये समाज में जो है परिवर्तन के फलस्वरूप इस प्रकार का परिवर्तन हुआ, जिसमें निम्न वर्ग का व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर उच्च वर्ग की स्थिति को प्राप्त कर सकता था। तो इसमें यही है। और वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान जो है प्राचीनतम स्त्रोत ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद के बाद किसका नंबर आता है, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यजुर्वेद जो है वो, यजुर्वेद क्या है कि यजुर्वेद सस्वर पाठों के लिए मंत्रों एवं बलि के समय इन नियमों का संकलन किया गया है यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद मुख्यतः जो है यज्ञ करने के लिए, यज्ञ से जुड़े अनुष्ठान को पूरा करने के लिए यजुर्वेद की रचना की गई।
यज्ञ से आप याद रख सकते हैं, यजुर्वेद से, यज्ञ से। और इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। और ये जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। और ऋग्वेद जो है वो ज़्यादातर गद्य में ही है। और आगे है सामवेद, जो साम अर्थात गायन से संबंधी है, गीत से संबंधी है। और इसके गाने वाले को उद्रात्री कहते हैं। और इससे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है सा रे गा मा पा धा नी और सा जो है वो जो 5-7 अंगे हैं उसमें नी और सा का जो है चर्चा बाद में किया गया है। लेकिन ये जो प्रमुख है, बाकी शुरुआत के 5 है, वो सब इसका चर्चा जो है सामवेद में ही किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। और अथर्ववेद जो है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों में मंत्र और सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। और अथर्ववेद में इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और प्राचीन वेद ऋग्वेद सबसे बाद का वेद अथर्ववेद ही है। और हम लोग जानते हैं कि अथर्ववेद सबसे अंतिम में लिखी गई, और ये ज़्यादातर समाज में जो अंधविश्वास था उसी से संबंधित इसकी जानकारी इसमें दी जाती है। और साथ ही औषधि के बारे में भी है। और बाकी सभी के सभी आप देखिए तो सब जगह आपको जो है अंधविश्वास देखने के लिए मिलेगा। तो समाज में जो है आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अशिक्षा के वजह से समाज में अंधविश्वास आ रहा था। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो है पूर्णतया कमी रही होगी या कुछ एक वर्गों में। और आगे देखते हैं कि इसमें जो है वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई थी। इसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद थे। और इसमें ये भी है कि पुराण जो है वो जो है आपके 100 जितने 18 पुराण हैं उसमें ये जो है महत्वपूर्ण है। ये पुराण, विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य आंध्र वंश से, और वायु जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। तो इसको याद रखना होगा, क्योंकि इससे सवाल प्रायतः आते ही रहते हैं। और उसके बाद है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में ही मिलता है। और इसके रचयिता जो है लोमहर्ष को, अर्थात इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इसमें 18 पुराणों में से 5 महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में राजाओं की वंशावली भी बताई गई है। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। सबसे महत्वपूर्ण है कि मत्स्य पुराण वो कौन सी पुराण है जो सबसे ज़्यादा प्राचीन और प्रमाणित मानी गई है, तो वो है मत्स्य पुराण। और अधिकतर पुराण जो है वो सरल संस्कृत श्लोक में ही लिखे गए हैं। और स्त्रियों तथा शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये जो है देख सकते हैं खुला जो है किस प्रकार से समाज में अत्याचार और भेदभाव था। और पुराणों का जो पाठ है वो पुजारी मंदिरों में ही किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। और यह जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और जातक कथा में जो है बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं। हिनायन जो है का ग्रंथ जो है कथा वस्तु है, जिसमें माता बुद्ध का जीवन चरित्र एवं अनेक कथानकों के साथ वर्णन है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और जैन ग्रंथ की जो किताब है भगवती सूत्र, उसमें महावीर के जीवन कृत्य तथा समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। और अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, तो इनकी किताब जो है 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। और यह मौर्यकालीन से इतिहास की जानकारी देती है। तो ये तो सभी जानते ही हैं। और लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि वो कितने अधिकरण हैं, तो 15 अधिकरण हैं। और प्रकरण कितने हैं, तो 180 प्रकरण हैं।
और संस्कृत साहित्यों में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम और सच्चा इतिहासकार जो है कलहन को ही माना जाता है। और उन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी रजत रंगनी, जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और अरब की सिंध विजय का वर्णन जो है वो चचनामा अर्थात ये अली अहमद ने अपनी किताब में लिखी। और इसमें अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तिका के लेखक पणिनि हैं, जिसे मौर्य इतिहास के पहले का वर्णन मिलता है। मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की भी जानकारी मिलती है। और कात्यायन की गार्गी संहिता जो है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है, से भी जो है यवन लोगों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। और पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है, वह तो महत्वपूर्ण है कि पतंजलि जो है पणिनि ये ध्यान में रखना होगा कि जो है सो पणिनि पहले आते हैं और उसके बाद पतंजलि आते हैं। तो इसमें जो है आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे याद कर सकते हैं कि पणिनि जो है PANANI है पणिनि, और दूसरा है पतंजलि। तो जब आप ग्रामर में देखिएगा तो N के बाद ही T आएगा, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि पणिनि के बाद आते हैं पतंजलि, जो कि विश्वामित्र शुंग के पुरोहित भी थे। इस प्रकार से यूनानी जो है यात्री आए भारत में, उसमें टेसियस का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वो ईरान का राजवैद्य था और आश्चर्यजनक कहानियाँ उसने लिखी है, बहुत सारी मिथकीय बात जो अविश्वसनीय हैं। और दूसरा हेरोडोटस जो इतिहास का पितामह का माना जाता है, उन्होंने हिस्टोरिका किताब भी लिखी जो भारत फारस के संबंध का वर्णन करता है, और इसका अनुश्रुति और अफवाहों पर भी आधारित है। तो ये चीज़ है महत्वपूर्ण हेरोडोटस और टेसियस। उसके बाद जो है वो सिकंदर के साथ आने वाले जो लोग थे, उसमें 3 व्यक्तियों का नाम महत्वपूर्ण है। नोवा से आप याद रख सकते हैं, नियार्कोस, सिक्रेटस और एरिस्टोब्यूलस। ये तीनों लोग जो हैं वो सिकंदर के साथ आते हैं, तो ये आसान है याद रखना। नोवा नाम भी है, नोवा मूवी भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, और उसने इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा भी। और डाइमिकस जो है वो सीरियस नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और इसका वर्णन भी मौर्य युगीन से संबंधित है। और डायनोसियस जो है वो मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो डाइमिकस के बाद डायनोसियस आता है। और DD इसके पहले M है, MDD, मेगास्थनीज, डाइमिकस, डायनोसियस, डाइमिकस, डाइनोसियस। आप देख सकते हैं M के बाद ही N आएगा, तो डाइमिकस, डायनोसियस ऐसे आ जाएगा। और इसके बाद जो है वो टॉलेमी होगा, P टॉलेमी लिखते हैं, P टॉलेमी। और उसके बाद प्लिनी होगा, ये याद रखना पड़ेगा कि टॉलेमी पहले है तब प्लिनी है, उसके बाद अंत में है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंसी, जिसका कोई लेखक नहीं था, ये कोई यात्री था जो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, और उसने भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। प्लिनी ने कौन सी किताब लिखी थी? तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी, और टॉलेमी ने भारत का ज्योग्राफी लिखा था। तो ये याद रखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है कि टॉलेमी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी। और डायनोसियस और डाइमिकस और डायनोसियस कब आए थे और किसके दरबार से आए थे? तो डाइमिकस जो है आंतिओकस के दरबार से आया था, और डायनोसियस जो है वो टॉलेमी फिलाडेल्फस के दरबार से आया था। और इसके बाद जो है चीनी लेखक फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी दिया। और संगयून जो 518 में भारत में आया था, 520 के आसपास में भारत से चला गया था 2021 में, 3 वर्षों का कार्यकाल दिया है। तो 18, 19, 20 अर्थात 520 में वो चला गया। और उसके बाद वेनसांग आते हैं भारत कब? 629 में चीन के से भारत के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुँचे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 629 में वो यात्रा करने के बाद जब चीन से भारत पहुँचे तो सर्वप्रथम वो कहाँ पहुँचे? तो कपीसा पहुँचे। और 15 वर्षों ठहर कर 645 में चीन लौट गए।
और वो कहाँ पढ़ाई करी तो नालंदा यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद जो है उन्होंने जो किताब लिखी थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, सी यू की, सी सी यू की। इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी, ये याद करने के लिए ऐसे ही बताया मैंने। और ऐसा जो है ये चाइनीज नाम है तो आपको अपने ढंग से भी आप याद इसको रख सकते हैं। और वेनसांग के अध्ययन में नालंदा कुल के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शिलभद्र थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फायान, वेनसांग और संगयून के अलावा चौथे व्यक्ति कौन थे, तो वो थे इत्सिंग। इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी में भारत आते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 673 के आसपास में, और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहाँ भारत का जो है वर्णन वहाँ अध्ययन करने के बाद करते हैं भारत का अध्ययन। तो ये महत्वपूर्ण है। और अरबी लेखक जो है अल-बरूनी, वो भारत आते हैं तो उन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी किताबुल हिंद। और तहकीकाके हिंद जो है, तहकीकात का मतलब होता है खोज करना, जांच पड़ताल करना। और उसमें भारत की दोनों का किताबों का नाम सेम ही है, मतलब मीनिंग आप अगर देखें तो ये तहकीके हिंद है और ये किताबुल हिंद है। किताब अर्थात हिंद की किताब, हिंदुस्तान की किताब, और तहकीकाके अर्थात भारत की खोज। तो एक ही किताब है, अलग अलग नाम दिया गया है। और उसमें क्या करते हैं, वो समाज के बारे में, धर्म के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, राजनीति पर बहुत ही ईमानदारी से चर्चा करते हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि ये काफ़ी ईमानदार रहे अपनी लिखने में। हालांकि इनका दृष्टिकोण कहीं कहीं पर एकाकी हो जाता है, लेकिन फिर भी भारतीय धर्म और दर्शन के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, यहाँ की समाज की मनोदृष्टि के बारे में, बुराइयों के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है इन्होंने। और तारानाथ जो है वो तिब्बती लेखक थे और इन्होंने कंगयूर और तंगयूर जो है वो किताब लिखी। और दूसरे जो थे मार्को पोलो, वो पांड्य देश की यात्रा पर आए थे और इनका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और आगे है कि किन किताबों के अलावा और कौन कौन से अभिलेख हैं जिनसे प्राचीन भारत का अध्ययन जो है आसान और सुगम हो जाता है। तो उसमें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1400 ईस्वी पूर्व के पहले बोगाज कोई जो है एशिया माइनर में जगह था, जहाँ मित्र, वरुण और इंद्र और नासत्य जो जगह है, यहाँ पर अश्वनी कुमार के वर्णन मिलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि पूछा भी गया है नेट के एग्ज़ाम में कि मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, एम्भिन ये नाम है, या ऐसे आप भी याद कर सकते हैं एम निभ या एम भिन, आप जैसे याद करें। ये चारों देवी देवताओं के नाम हैं जो भारत से बाहर प्राप्त हुए हैं। और इसीलिए इसको जो है वैदिक धर्म का कहा जाता है कि प्रचार प्रसार जो है भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से होते हुए भारत तक आया, क्योंकि एशिया माइनर जो है वो आपके आधुनिक इराक के आसपास में पड़ता है। और फिर जो है मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण जो है वो हेलियोडोरस के वेशनगर बिदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का वर्णन जो है कहाँ होता है, तो वो होता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतवर्ष की चर्चा जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से आती है। और दुर्भिक्ष की जानकारी अर्थात सुखाड़ की और आपदा की जो स्थिति होती है जिसमें अन्न नहीं होता है, तो इसका जानकारी जो है वो सोहगौरा अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि आज के आधुनिक जो है बांग्लादेश में आता है। और भारत पर होने वाले आक्रमण में हुन आक्रमण की जानकारी जो है वो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो एरन अभिलेख, शासक भानुगुप्त जो मध्य प्रदेश से थे वहाँ से प्राप्त होती है। 510 ईस्वी के आसपास की ये बात है, जब पहली बार किसी भारतीय महिला को सती होने का प्रमाण मिलता है कि सती हुई थी। वो कौन थी, तो भानुगुप्त की वो प्रथम पत्नी थी जो जल के मर जाती है उसकी मृत्यु पर। तो यहीं पर जो है इसका वर्णन मिलता है सती प्रथा का। और रेशमी बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। और अभिलेखों का जो अध्ययन है वो उसे एपिग्राफी भी कहते हैं। और कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल पुर्ज होम से गढ़तावस अर्थात गड्ढाघर का भी साक्ष्य मिलता है। उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली हैं।
और प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है और इसी को साहित्य में कांसारपन भी कहा गया है। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख है वो लिखने का कार्य यवन शासकों ने ही किया और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से संगीत प्रेमी होने का भी प्रमाण मिलता है। और अरिकमुडु जो है पुदुचेरी के निकट जो है वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, क्योंकि रोमन लोग आके व्यापार करते थे, इसलिए वहाँ सिक्के प्राप्त लाजमी रूप से होंगे ही। तो ये जो है हम लोग फिर इसको प्रागैतिहासिक काल जो है उसको सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।